आज इंट्रोडक्शंस की आपकी थर्ड क्लास है, ठीक है। लिखिए आप थर्ड क्लास, क्लास नंबर 3। क्लास नंबर थर्ड, इंट्रोडक्शन। पिछली क्लास में क्या बात हुई थी आपसे? मैंने पिछली क्लास में आपको टैक्स रेट के बारे में समझाया था, याद है? किसका किसका टैक्स रेट याद है? सबका, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, सब के बारे में बात की थी। और ये भी बताया था कि आपके सिलेबस के लिए इंडिविजुअल एंड थोड़ा बहुत फर्म जरूरी है। टैक्स रेट हो गया था, सरचार्ज हो गया था, क्या रिबेट हो गया था, एक टर्म बच गया था, मार्जिनल रिलीफ। लिखिए टॉपिक आज। मार्जिनल रिलीफ लिखिए आप। पहले इसका मतलब समझो, फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूँ, देखना आपका। देखिए, सपोज दैट कोई मिस्टर ए है और उसकी जो इनकम है, कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम। और वो कितनी है? 60 लाख है। लिखते जाओ, कितनी टैक्सेबल इनकम है? 60 लाख। अगर टैक्सेबल इनकम 60 लाख है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सरचार्ज उसको देना पड़ेगा। आइए इसके ऊपर टैक्स निकालते हैं। पार्डन? एज मान लो उसका बिलो 60 है। जब मैं एज के बारे में कुछ नहीं बात करता हूँ ना, तो आप ये मानकर चलिए कि एज कितनी उसकी है? बिलो 60 है। तो अगर मान लीजिए उसकी टैक्सेबल इनकम 60 लाख है, तो क्या इसके ऊपर टैक्स निकाल सकते हो? निकालो टैक्स। 2,50,000 तक टैक्स क्या होगा? नील होगा। ठीक है जी। उसके अबव 2,50,000 तक टैक्स कितना होगा? 5%, 12,500। 5 लाख हो गया। इसके अबव 5 लाख तक टैक्स रेट क्या होगा? 20%, तो 1 लाख। ये बातें पिछली क्लास में समझा रखा मैंने आपको। कितने अमाउंट तक टैक्स निकाल लिया आपने? 10 लाख तक निकाल लिया। कितना टैक्स आया? 1,12,500। इनकम कितनी है उसकी? 60 लाख। लेकिन मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको 60 लाख मत करो, इसको 51 लाख कर दो। क्या किया मैंने? मैंने 51 लाख कर दिया। 60 लाख को मैं 51 लाख कर दिया। क्यों किया ये बाद में बात करेंगे हम। तो बताइए, 51 लाख में से 10 लाख तक टैक्स दे चुके हो आप? 10 लाख तक, तो कितना बच गया अब बच गया 41 लाख। भाई 51 तुम्हारी पूरी इनकम है ना, उसमें से 10 लाख तक टैक्स हो चुका है, तो कितना बच गया? 41 लाख। 41 लाख पे कितना परसेंट? 30%। बताओ कितना होगा? निकालो जल्दी। 12,30,000।
मान गए? अब इनको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा ये? 13,42,000 42,000 ना? ऊपर कितना था? 1,12,500। अब प्लस 12,30,000, तो 12 + 1 13,42,500। ठीक है। अब मान लीजिए लेट अस सपोज कि इस बंदे की जो टैक्सेबल इनकम है ना, सपोज कर लो वो 50 लाख ही है। देखो 51 लाख है तो क्या हो सकता है, मैंने निकाल दिया। अब क्या मान लीजिए 50 लाख है तो इसका टैक्स निकालिए तो क्या होगा? आप कहोगे सर सीधा ये करो ना, 10 लाख तक तो आपने टैक्स निकाल ही रखा है। कितना? 1,12,500। वही रिपीट कर दो यहाँ पे। उसके बाद कितना बचता है? 40 लाख। 40 लाख पे क्या करो? 30% लगा दो, तो ये 12 लाख हो गया। ये हो गया 13,12,500। ठीक है। यहाँ 13,42,500, यहाँ 13,12,500। अब बताइए इसमें से ऐड सरचार्ज किस में होगा? सरचार्ज तो इसमें ऐड होगा, यहाँ सरचार्ज तो होगा नहीं। सरचार्ज कितना होगा? 10% ऑफ 13,42,500। कल ये बात हुई थी आपसे, इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज निकलता है, तो कितना हो गया बताइए प्लीज़? 1,34,250 1,34,250 प्लस कर दीजिए इसको। यहाँ तो सरचार्ज होगा ही नहीं, सरचार्ज नील। यहाँ प्लस करो, कितना आया? 14,76,750 और यहाँ कितना है? 13,12,500। बताओ डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 1 लाख, माइनस को इसमें से 1,64,250। इतना ज़्यादा इसको टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन एक बात गौर किया आपने? देखना यहाँ इनकम में कितना डिफरेंस है? 50 लाख एंड 51 लाख, कितना डिफरेंस है? 1 लाख। लेकिन टैक्स में कितना डिफरेंस हो गया है? 1,64,250। अब बताइए इस बंदे की इनकम 50 लाख से 51 लाख हुआ है, इनकम तो सिर्फ 1 लाख से इंक्रीज़ किया है, लेकिन उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई है? मतलब 1 लाख से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। तो बताइए इनकम का बढ़ना इसके लिए फ़ायदेमंद हुआ कि नुकसानदायक हुआ है? नुकसानदायक हुआ है। अब ये इनकम टैक्स से कह सकता है ना कि इससे अच्छा हमारी इनकम ना बढ़ती, मेरा तो भारी नुकसान हो गया। मेरी इनकम पहले 50 लाख थी, अब 51 लाख हो गई है। मुझे खुश होना चाहिए कि मुझे रोना चाहिए बताइए? ऑफ कोर्स मुझे रोना चाहिए। 1 लाख मेरी इनकम बढ़ी नहीं, रादर नेट इफेक्ट में मेरी इनकम क्या हो गई है? कम हो गई है। क्योंकि जितनी इनकम बढ़ी है वो इनकम तो टैक्स में चला ही गया, उससे 64,250 और ज़्यादा चला गया। समझ रहे हो? कोई भी इंसान अपने इनकम बढ़ाने की कोशिश करेगा, समझ गए नहीं? कोई नहीं काम करेगा, फिर इससे अच्छा बढ़ेगा इनकम, छोड़ दो भाई। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आपकी क्या शिकायत है? गवर्नमेंट एसएससी से पूछ रहा है आपकी क्या शिकायत है, ध्यान देना। कह रहा है मेरी शिकायत ये है कि मेरा इनकम यहाँ कितना है?
50 लाख, और मेरा इनकम इंक्रीज़ कितना कर गया 51 लाख। 1 लाख से मेरी इनकम बढ़ी है और मेरा टैक्स देखो कितने से बढ़ गया है। तो गवर्नमेंट कहता ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गवर्नमेंट कहती है देखना, आपके इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है, अभी दिखाऊंगा आपको, लिखना इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ है। इंक्रीज इन इनकम, थोड़ा सा आवाज़ बोझा हो गया होगा। इंक्रीज इन इनकम कितना 1 लाख हुआ, मान गए। और इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ 1 लाख। कहते आप चिंता मत करो, आपकी टैक्स में जो इंक्रीज हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। मतलब आपके टैक्स में इंक्रीमेंट कभी भी आपके इनकम में इंक्रीज से ज़्यादा नहीं होगा। बात समझ गए, आपके टैक्स में इंक्रीमेंट कभी भी इनकम में इंक्रीमेंट से ज़्यादा नहीं होगा। तो बताइए आपके इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, आपके इनकम में 1 लाख इंक्रीमेंट हुआ है, टैक्स में 1,64,250 इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैं इसको नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं ये मानूंगा कि इंक्रीज इन टैक्स क्या मान लेंगे 1 लाख मान लेंगे, इंक्रीज इन टैक्स 1 लाख मान लेंगे। मतलब आपके टैक्स में 1 लाख से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। पहले यहाँ तक लिखो आप। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई भले ही टैक्स में ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, लेकिन मैं आपको उससे ज़्यादा इंक्रीज होने नहीं दूंगा, चिंता मत करो आप, आपके इनकम में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे। ठीक है, लिखिए पहले यहाँ तक। ठीक है बच्चा, यहाँ तो बातें क्लियर हो गई। कह रहा है कि आपके इनकम में इंक्रीज हम इस ज़्यादा नहीं होने देंगे। समझ गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप टैक्स में इंक्रीज निकाल लेंगे, इनकम में इंक्रीज निकाल लेंगे, और वहाँ क्या देखना है कि इन एनी केस आपके टैक्स में जो इंक्रीज होगा वो इनकम में इंक्रीज से ज़्यादा नहीं हो सकता। बात समझ गए। ठीक है, देखिए अब तो इसका मतलब होगा सर टैक्स कितना बना हमारा, बताओ। अब मुझे तुम खुद बताओ कि जब आपका इनकम 51 लाख था उस वक्त कितनी टैक्स बनी थी आपकी? 14,76,750 था ना। और इस पे कितना बन रहा था? 12,000 13 लाख। ऊपर आपने क्या देखा कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई आपकी टैक्स में इंक्रीमेंट जो हुई है वो 1,64,250 हुई है, और हम आपका टैक्स में इंक्रीज मैक्सिमम कितना होने देंगे, तो टैक्स को कितने से रिड्यूस कर देंगे हम, यही क्या कहलाएगा आपका मार्जिनल रिलीफ। कितना रिलीफ दिया उसने आपको? 64,250 का। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर
अगर मेरी इनकम 50 लाख से 51 लाख हो गई है तो 1 लाख रुपए जो मेरा पूरा इनकम बढ़ा है वो सारा का सारा तो टैक्स में चला गया, मान लिया, लेकिन उससे ज़्यादा तो टैक्स में नहीं गया ना। अगर ये रिलीफ नहीं मिलता तो 1 लाख तो टैक्स में जाता ही जाता, 64,250 और जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि भाई 50 लाख से ऊपर जितना हुआ सारा मुझे दे दो, लेकिन उससे अगर ज़्यादा टैक्स बढ़ जाता तो वो नहीं लेंगे आपसे हम। तो वो क्या हो गया, फिर मार्जिनल रिलीफ हो गया। बात समझ गए। अब मैं लास्टली आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। मुझे बताइए 51 लाख पे कितनी टैक्स बनी आपकी? 50 लाख पे कितनी टैक्स बनी आपकी? दोनों टैक्स में कितना डिफरेंस है? 164,250, ठीक है ना। और इनकम में कितना डिफरेंस है? इनकम में डिफरेंस है 1 लाख की। तो एक जगह 1 लाख रखिए और फिर 1,64,250 रखिए, ठीक है ना। और आपकी टैक्स कभी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 64,250 का। तो ये 64,250 क्या हो गया? मार्जिनल रिलीफ हो गया। मान गए? मार्जिनल रिलीफ हो गया, ठीक है ना। अब एक काम करो, क्या जस्ट देखो ये 13,12,500 को चेंज मत करो, बस एक काम करो, यहाँ पे इस केस में अब 51 लाख से क्या कर दो, अब टैक्सेबल इनकम कर दो 60 लाख। टैक्सेबल इनकम 60 लाख कर दो। अब बताओ कितनी टैक्स बनती है उसकी? 10 लाख तक कितना टैक्स था बता सकते हो? 1,12,500। 10 लाख से ऊपर कितना हो गया? 50 लाख। कितना होगा उस पर? 30% कितना होगा? 15 लाख। 16,12,500। बात समझ रहे हो? इसमें क्या प्लस करोगे? सरचार्ज ऐड करो, सरचार्ज, क्योंकि इनकम कितनी उसकी है? इनकम है 60 लाख, मोर देन 50 लाख, सरचार्ज होगा कितना परसेंट? 10% कितना होगा? 1,61,000। 1,61,250। इनको प्लस कर दो। 16 लाख प्लस 1 17 लाख, 61 प्लस 10 71 73,750। ठीक है जी, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, पक्की बात। अब बताओ 50 लाख पे टैक्स कितना बन रहा था? 13,12,500। डिफरेंस इन टैक्स कितनी है? निकालो जल्दी से। डिफरेंस इन टैक्स 17,73,750 में से 13,12,500 माइनस कर दो। 4 लाख, हाँ। और डिफरेंस इन इनकम कितनी है? 10 लाख की है। क्या यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ होगा? क्यों नहीं होगा? इनकम ज़्यादा बढ़ गई है, टैक्स कम बढ़ी है। सरकार कहेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपसे कहेगी कि अब रोने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इनकम देखो कितना बढ़ गया आपका, टैक्स तो उस रेस्पेक्ट में कुछ बढ़ा ही नहीं है। यहाँ पे नो मार्जिनल रिलीफ, लिख लो यहाँ पे नो MR। MR मीन्स व्हाट? मार्जिनल रिलीफ। यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि मार्जिनल रिलीफ का मतलब आप समझ गए, ठीक है ना। फिर भी मैं लिखा नहीं रहा हूँ थ्योरी आपको, मैं बुक में दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी लिखाऊंगा तो आपका टाइम जाएगा और कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। जो इसका मीनिंग था मैंने समझा ही दिया। देखिए, टोटल अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स, ध्यान देना। अब ये मीनिंग आपको क्लियर होगा, अगर मैं ये चीज़ पहले बताता तो क्लियर नहीं होता। अब देखिए, टोटल अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स, टोटल अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लैक्स, हाँ, एंड 1 करोड़। देखो ये दो अलग अलग केस है। 50 लैक्स के ऊपर भी सरचार्ज लगता है और 1 करोड़ के ऊपर भी सरचार्ज लगता है। फ़र्क ये है कि एक जगह कितना लगता है 10% और दूसरी जगह 15% था। 15% था। अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा तो 15% था,
ठीक है ना। अभी क्या करो, दोनों में से कोई एक ही पढ़ो आप, दोनों मत पढ़ो साथ साथ, अदरवाइज कंफ्यूज कर जाओगे। क्या रहा है, टोटल अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख, 1 करोड़ को छोड़ दो अभी, शैल नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम 50 लैक्स। 50 लाख से ज़्यादा पे निकाल लो और 50 लैक्स पे निकाल लो, ठीक है ना। बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड्स 50 लाख, ठीक है ना। मतलब 50 लाख पे टैक्स निकालो, 51 लाख पे टैक्स निकालो, दोनों के टैक्स का डिफरेंस देखो, दोनों के इनकम का डिफरेंस देखो। अगर टैक्स का डिफरेंस इनकम के डिफरेंस से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो जितना ज़्यादा हो गया वो क्या दे दो, रिलीफ दे दो, ठीक है ना। यही सेंटेंस का मीनिंग है। आप घर जाकर दोबारा पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बात थी आपकी मार्जिन रिलीफ की। बताइए अभी तक क्या बात आपसे हुई है। बेसिक्स में सारी बात हो चुकी है, थोड़ा सा कुछ पॉइंट बचा हुआ है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ पहले आपसे। और देखिए क्या चीज़ हो, और वो ये है, आपको मैंने बताया था या नहीं बताया था, लेकिन अब देखने का समय आ गया। देखिए टॉपिक लिखिए असेसमेंट ईयर। कोई भी ईयर जो 1/4 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, क्या कहेंगे उसको हम, असेसमेंट ईयर। जैसे अभी कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, 1/4/19 से लेके 31 मार्च 20। ये क्या है, असेसमेंट ईयर है, ठीक है बच्चा। अब आप कहोगे सर इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर को भी असेसमेंट ईयर कहते हैं। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ईयर ही असेसमेंट ईयर होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन क्या होता है, अप्रैल टू मार्च, ये तो फाइनेंशियल ईयर है, और अप्रैल टू मार्च भी क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है। इसका मतलब असेसमेंट ईयर कोई ना कोई क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर ही होगा। तभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम, 1920, ठीक है ना। और असेसमेंट ईयर ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर ऑलवेज कितने महीने का होगा, 12 मंथ्स का होगा। असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स, मान गए। लेकिन असेसमेंट ईयर के बारे में बताने से पहले, ज़्यादा डिटेल बताने से पहले, आप एक टर्म और लिखो, प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर के जस्ट प्रीसीडिंग जो ईयर होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर। बताइए असेसमेंट ईयर 1/4/19 चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्या हो सकता है, 1/4/18 टू 31 मार्च 19। ये कौन सा ईयर हो गया, ये क्या हो गया आपका, बताइए प्लीज़, प्रीवियस ईयर। तो सर प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो गया, देखिए प्रीवियस ईयर आपका 12 मंथ भी हो सकता है और लेस देन 12 मंथ भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर इज ऑफ 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स। देखिए इनकम ऑलवेज आपकी प्रीवियस ईयर की होती है। इनकम किसकी होती है, प्रीवियस ईयर की। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ आपसे, पहले बताओ आप टैक्स फाइनली कैलकुलेट करोगे कि पहले इनकम फाइनल कैलकुलेट करोगे? पहले इनकम फाइनल होगा कि हमारी इनकम कितनी बनती है, उसके ऊपर क्या निकलेगा, टैक्स निकलेगा। तो इनकम कब पता चलेगा, जब पूरा साल ख़त्म होगा। साल कब ख़त्म होता है, 31 मार्च 19 को। जैसे ये साल ख़त्म होगा उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब है कि इस साल में तो हम असेस कर ही नहीं सकते। असेस कब करेंगे हम, नेक्स्ट ईयर में। असेस मतलब होता है फाइनल कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, इनकम को प्रॉपरली असेस करना और उस पर फाइनल टैक्स कैलकुलेशन करना। और ये सेल्फ असेसमेंट होती है, आप खुद ही असेस करते हैं। ये मत समझना कि इनकम टैक्स आपके बिहाफ पे असेस करने के लिए आता है, ये सब कुछ आपको ही करना होता है।
हाँ, उसमें अगर इनकम टैक्स को कुछ गलती नज़र आएगी तो फिर आपको नोटिस भेज सकती है। अदरवाइज इनकम टैक्स की असेसमेंट क्या होती है, खुद ही होती है, सेल्फ असेसमेंट होती है। मान गए? राइट। तो देखो, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। लेकिन आपको सर आपने कुछ दिन पहले मुझे शायद इस क्लास में बताया ही नहीं बताया, फिर बताता हूँ मैं आपको। देखना, ये प्रीवियस ईयर है, ये असेसमेंट ईयर है। मैंने अभी क्या कहा कि आप इनकम यहाँ कमाओगे, जैसे मान लो आपने 10 लाख रुपीज़ यहाँ कमाया, इस पे फाइनल कैलकुलेशन ऑफ टैक्स कब होगा? असेसमेंट ईयर में होगा। फाइनल कैलकुलेशन ऑफ टैक्स तो असेसमेंट ईयर में होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर में आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हो। प्रीवियस ईयर में आप टीडीएस पे कर सकते हो। जहाँ पे टीडीएस लगने वाला होगा, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहाँ पे टीडीएस लगने वाला होगा वहाँ पे तो टीडीएस एडवांस में ही लग जाएगा। बात समझ गए? अब इन दोनों का मीनिंग मैं समझाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, फिर दोबारा वापस आऊँगा। देखिए, मान लीजिए कि मैं आपके लिए कुछ काम करता हूँ और आप मुझे उसके लिए कितना अमाउंट पे करते हैं? 10 लाख पे करते हैं। अब इनकम टैक्स ने आपसे ही कह रखा है कि मुझे 10 लाख पे करने से पहले उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स काट लेना। किसको कहा हुआ है? आपको ही कह दिया है। जो मुझे इनकम देगा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकम टैक्स ने बना दी है कि जैसे मान लो टीडीएस सपोज करो 10% है। इस पर डिटेल बात आगे होती रहेगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसका मीनिंग समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। तो टीडीएस का रेट कितना परसेंट है? 10%। अब आपने मुझे 10 लाख पे करना है, लेकिन 10 लाख मुझे पे नहीं करोगे। 10 लाख में से आप क्या करोगे? टीडीएस काट लोगे 1 लाख, और मुझे क्या पे करोगे? आप मुझे 9 लाख पे करोगे। ये 1 लाख हुआ ना। आप मुझे 9 लाख पे करोगे। आप मुझे 9 लाख पे कर दोगे, और साथ साथ 9 लाख के साथ साथ क्या दोगे आप मुझे टीडीएस सर्टिफिकेट दे दोगे। 9 लाख कैश पकड़ाओगे और 1 लाख रुपीज़ का टीडीएस सर्टिफिकेट दोगे। और टीडीएस सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि आपने एडवांस में टैक्स जमा कर रखा है। ठीक है ना? इसके बाद क्या होगा? जब नेक्स्ट ईयर की बारी आएगी, देखना यहाँ पे असेसमेंट ईयर में हम 10 लाख पे क्या करेंगे? टैक्स निकालेंगे। अभी आपने जस्ट टैक्स 10 लाख पे कैलकुलेट किया है। टैक्स 10 लाख पे कितना टैक्स कैलकुलेट किया है? 1,12,000 वाट 500, यही था ना? देखो 1,12,500 था। उसमें क्या प्लस कर दोगे? EC HNEC कितना परसेंट था? 4%। बताओ कितना 4% होगा? 1,12,500 में से 4% प्लस कर दो। उसमें 1,12,500 में 4% प्लस करो। 4,500। अब प्लस कर दो, कितना हो गया? 1,17,000 हो गया ना? अब ये 1,17,000 आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। उसमें से माइनस क्या हो जाएगा? टीडीएस। पहले से समझाते आ रहा हूँ मैं आपको। उसमें से माइनस क्या हो जाएगा? टीडीएस। टीडीएस आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी कितना जमा कर रखा है? 1 लाख रुपए जमा कर रखा है। आप इनकम टैक्स से कहोगे कि भाई 1 लाख तो मैंने आपको ऑलरेडी जमा कर दिया है, माइनस कर दो, और रिमेनिंग कितना टैक्स पे करोगे आप? 17,000 टैक्स पे कर दोगे। तो आपने देखा क्या? आपने इस साल में क्या किया है? इस साल में टैक्स एसेस किया है। एसेस मतलब क्या? पूरी टैक्स की कैलकुलेशन की है। ये मत समझना कि आपने इसी साल टैक्स पे किया है। टैक्स तो आपने एडवांस भी पे कर रखा है। टैक्स तो आप एडवांस भी पे कर रखे हो। इस साल पूरा हिसाब किताब करोगे। पूरा हिसाब किताब हो गया देखो सामने में, और जो फाइनल टैक्स होगा पे करोगे। पूरा हिसाब किताब इस साल पॉसिबल नहीं था, प्रीवियस ईयर में पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं पॉसिबल था? क्योंकि हमारे पास पूरी इनकम नहीं थी। जब तक हमारे पास पूरी इनकम नहीं होगी तब तक पूरा हिसाब किताब पॉसिबल नहीं है। मान गए? तो फिर कहोगे सर तो इनकम टैक्स को सब्र नहीं है। इनकम टैक्स क्या करती? इस वक्त हमसे टैक्स लेती ही नहीं, पूरा हिसाब किताब करके फाइनली उसको एक साथ हम पे करते नहीं। ये तरीका सही नहीं है। जब आप इनकम एडवांस में कमाते हो तो गवर्नमेंट को टैक्स भी क्या दोगे? आप एडवांस में दोगे।
अगर टैक्स आप लेट दोगे गवर्नमेंट को तो उस मनी की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो फिर सरकार काम कैसे करेगी, ठीक है ना, गवर्नमेंट कैसे डेवलपमेंटल वर्क कर पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट की भी कोशिश क्या होती है कि जितना जल्दी से जल्दी आपसे टैक्स ले लिया जाए, और जल्दी से जल्दी टैक्स लेने के लिए ही एडवांस टैक्स एंड टीडीएस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। लेकिन एडवांस टैक्स एंड टीडीएस कोई फाइनल टैक्स तो है नहीं, तो उसको फाइनली टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, असेसमेंट ईयर का इंतजार करना पड़ता है। मान गए। अब आप कहोगे सर टीडीएस का मतलब तो समझ में आ गया कि जो बंदा आपको इनकम देगा वही पैसा काट लेगा। एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स अगर मेरी इनकम है तो मैं स्यो मोटो खुद से ही, आप मेरा पैसा नहीं काट रहे हो, मैं खुद से ही जाकर क्या कर सकता हूं, इनकम टैक्स को एडवांस में टैक्स दे सकता हूं। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन करेगा, सर जिसकी इनकम ज़्यादा होती है एज पर द लॉ उसको एडवांस टैक्स पे करना होता है। अभी हम एडवांस टैक्स के बारे में डिटेल नहीं बताएंगे, बस इतना बताता हूँ कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। छोटे मोटे इनकम की बात नहीं हो रही, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े प्लेयर्स एंड बिजनेसमैन, उनको एडवांस टैक्स क्या करने होते हैं, पे करने होते हैं। अगर एडवांस टैक्स वो पे करते हैं तो उसके बावजूद भी असेसमेंट ईयर में टैक्स की कैलकुलेशन होती है और उसमें से माइनस क्या हो जाती है, एडवांस टैक्स। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये बताओ एडवांस टैक्स और टीडीएस का पे होता है प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। टैक्स की फाइनल सेटलमेंट कब होती है, असेसमेंट ईयर में। फाइनल सेटलमेंट करने के लिए मुझे कौन सी इनकम चाहिए, फाइनल इनकम, फाइनल इनकम। और फाइनल इनकम का कैलकुलेशन कब होगा, जब प्रीवियस ईयर एंड हो जाएगा तब होगा। लेकिन फाइनल इनकम के बाद अगर हम फाइनल टैक्स निकालेंगे तो उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एडवांस टैक्स एंड टीडीएस माइनस कर देंगे। तब जो पॉजिटिव बचेगा तो मुझे पे करना होगा, नेगेटिव हो जाएगा तो मुझे रिफंड भी होगा, टैक्स रिफंड भी हो सकता है। अभी बहुत बातें आगे भी आएगी, अभी मेरा मकसद इन सब बातों में डिटेल में जाने का नहीं था, मेरा मकसद था इसका मीनिंग बताने का था। ठीक है, देखो ऐसे करोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। एक टाइम में एक ही प्रीवियस ईयर की बात करो और एक ही असेसमेंट ईयर की बात करो। आप जानते हो आपने क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा, आपने मुझसे ये पूछा इस असेसमेंट ईयर को, ये जब ईयर क्या होगा, ये हर असेसमेंट ईयर अपने आप में क्या होता है, एक प्रीवियस ईयर भी होता है। हर असेसमेंट ईयर अपने आप में क्या होता है, प्रीवियस ईयर होता है। ये असेसमेंट ईयर किसके लिए है, इसके लिए है। तो इसमें कैलकुलेशन तो मैंने कर लिया। जहाँ तक सवाल है ये असेसमेंट ईयर अपने आप में एक प्रीवियस ईयर है, तो उस प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा और टीडीएस पे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, जैसे आपने इस प्रीवियस ईयर में पे किया वैसे इस प्रीवियस ईयर में पे करेंगे, और फिर उनकी फाइनल कैलकुलेशन कब होगी, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में होगी। तो 2 ईयर के बारे में अगर बात करोगे तो ठीक है, अगर 4-5 ईयर को जोड़ोगे ना फिर कंफ्यूज कर जाओगे। बात समझ गए। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक प्रीवियस ईयर और उसका एक असेसमेंट ईयर, ठीक है ना, बस। हाँ, टीडीएस कैसे पे करते हैं, टीडीएस का रेट फिक्स होता है इनकम के हिसाब से। कहीं टीडीएस 10% है और कहीं पे टीडीएस क्या है 30% है, कहीं पे टीडीएस है ही नहीं, इनकम के हिसाब से टीडीएस। और टीडीएस एक अलग चैप्टर है, उस पर ज़्यादा डिटेल बात होगी। अभी तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में थोड़ी टीडीएस पढ़ाएंगे आपको हम, ठीक है। टीडीएस का मीनिंग समझा दिया, क्योंकि कहीं पे भी क्या हो सकता है, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एडवांस टैक्स का मीनिंग भी समझा दिया आपको, क्वेश्चंस भी पूछ लिया आपसे मैंने, ठीक है ना। लेकिन मुझे बीच में आपने रोका था, इसलिए मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। इनकम कब कंप्लीट होगा, प्रीवियस ईयर के बीत जाने के बाद। उस पर फाइनल टैक्स की कैलकुलेशन कब होगी, असेसमेंट ईयर में। और जब फाइनल टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा तो उसमें से क्या क्या माइनस कर देंगे, टीडीएस और एडवांस टैक्स। फिर जो बचेगा तो क्या करेंगे, पे कर देंगे। अगर हमने पहले ही ज़्यादा पे कर रखा तो टैक्स रिफंड हो जाएगा। अब आप कहोगे सर असेसमेंट ईयर तो 12 महीने का होता है, तो क्या पूरे साल ऐसा हम कर सकते हैं, नहीं, कुछ टाइम पीरियड फिक्स है, उसको ड्यू डेट बोलते हैं। भाई पूरे साल क्यों लगाओगे, असेसमेंट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए पूरे साल क्यों लगाओगे, कुछ डेट फिक्स है। और वो डेट क्या है, वो डेट आपका 31 जुलाई, और कुछ केसेस में 30/9 भी हो सकता है,
और कुछ केसेस में 31/11 भी होता है, 30th/11, सॉरी 31st नहीं होता वहाँ पर, 30th/11। क्या क्या हुआ, 31st/7, 30th/9 एंड 30th/11 कुछ केसेस में। जनरली जो केसेस होते हैं इंडिविजुअल के केस, HUF के केस, इन सब में क्या होता है 31st/7 ही होता है। कंपनी एंड फर्म के केस में क्या होता है 30th/9 होता है। जहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है वहाँ ज़्यादा टाइम मिल जाता है उसको। इस बीच में मतलब 1/4 से लेकर के इस बीच में मतलब 4 महीने के अंदर आपको टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये डेट जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्कुलर जारी करके चेंज भी कर सकती है। जैसे कि अभी क्या किया हुआ है, अभी 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 31st/7 को ख़त्म था डेट, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो ये डेट जो है इनकम टैक्स जरूरी नहीं कि हर साल बढ़ाए, लेकिन जनरली 10-15 दिन टाइम क्या करता है बढ़ा ही देता है जनरली। तो इस डेट को जानते हो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्यू डेट। क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल, आपने सुना होगा ये चीज़, इनकम टैक्स के रिटर्न जो फाइल करते हैं ना उसका ड्यू डेट है ये। क्लियर यहाँ तक, ठीक है जी बच्चों। तो आपने अभी जो मेरे से एक सुना है वो क्या क्या सुना है, असेसमेंट ईयर के बारे में समझा, ठीक है। आपने प्रीवियस ईयर के बारे में जाना, आपने TDS के बारे में जाना, और आपने एडवांस टैक्स के बारे में जाना, ठीक है ना। और उसका पूरा ट्रीटमेंट देखा आपने क्या होता है। अब आप हमसे पूछोगे सर आपने कहा कि प्रीवियस ईयर 12 मंथ या उससे कम भी हो सकता है। सिर्फ 2 सिचुएशन में प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम हो सकता है। अगर कोई बिजनेस आपने न्यूली सेटअप किया है, न्यूली सेटअप किया बिजनेस तो 12 मंथ से कम हो सकता है। और कोई पुराने बिजनेस को आपने क्लोज किया है तो भी वो क्या हो सकता है 12 मंथ से कम हो सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 1/4 को बिजनेस स्टार्ट करो, और जरूरी नहीं है कि 31 मार्च को बिजनेस आप क्लोज करो। तो जब बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब आप बिजनेस क्लोज कर रहे होते हैं, तब वो 12 मंथ से क्या हो सकता है कम हो सकता है। क्लियर यहाँ तक। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछना है, और वो क्या है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। देखा ना आपने, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, टैक्स भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार फिर से लिखिए इस पॉइंट को आप, मैंने क्या कहा, इनकम ऑफ द, लिखो आप भी, प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर के इनकम को आपने क्या करना है, असेस करना है, किस में, असेसमेंट ईयर में। मान गए, जनरली ऐसा ही होता है। जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन एक्सेप्शनली ये भी हो सकता है। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर is assessed in the previous year only। एक्सेप्शनली ये भी पॉसिबल है। कहोगे सर ये कब पॉसिबल है, कब ऐसा होगा। आप कह रहे हो कि एक्सेप्शनली ये भी पॉसिबल है, तो कब ऐसा होगा। देखिए ऐसा सिर्फ 5 सिचुएशन में होगा। पहला लिखिए, इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया परमानेंटली, इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया परमानेंटली और ऑन long term basis for employment purpose। आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं ना, तो सरकार क्या कहेगी आपसे कि भाई जब जा ही रहे हो तो टैक्स दे के जाओ। दूसरा लिखिए,
नॉन रेसिडेंट इन शिपिंग बिजनेस, नॉन रेसिडेंट इन शिपिंग बिजनेस। देखो कोई नॉन रेसिडेंट है तो इंडिया से बाहर रहता है, शिप है, शिप का भी काम क्या है, कभी इंडिया आना कभी इंडिया जाना, पोर्ट पे आता वहीं से निकल लेता है। तो अगर उससे टैक्स तुम उसी वक्त नहीं ले लोगे तो क्या अगली बार तुम्हें टैक्स देने के लिए इंडिया आएगा? वो जरूरी है? नहीं आएगा। अगर वो बिज़नेस भी कर रहा होगा तो नाम चेंज कर लेगा, ठीक है ना, टैक्स तो दिया नहीं आपको उसने, इसलिए उसको आप पोर्ट छोड़ने से पहले ही आप क्या कहोगे, उससे टैक्स दे करके जाओ। लेकिन अगर वो टैक्स नहीं भी देता है और कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आपको क्या करता है, दिखा देता है कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव है और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, तो फिर बिना टैक्स दिए भी हो जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, उसका एक गारंटर है, एक रिप्रेजेंटेटिव है जिससे हम टैक्स वसूल सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर आपने बिजनेस बंद ही कर दिया है तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हो, टैक्स भी क्या करो, अभी कभी दे दो। भाई असेसमेंट ईयर का इंतजार तो तभी करते हैं ना जब मुझे आपके इनकम का फाइनल कैलकुलेशन करना होता है, और वो तभी हो सकता है जब 31 मार्च आएगा, साल कंप्लीट होगा तभी होगा। लेकिन आपने पहले ही सरेंडर कर दिया है, पहले ही बिजनेस बंद कर दिया है, तो अब किस बात का इंतजार करना है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस। फोर्थ लिखिए, बिजनेस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। बिजनेस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, या इसको बोल सकते हैं और क्या, इवेंट टाइप बिजनेस। बिजनेस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन और इवेंट टाइप बिजनेस। इवेंट टाइप बिजनेस समझ गए, ऐसा बिजनेस जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने का होता है, 15-20 दिन का हो सकता है, लेस देन 1 ईयर का होता है, ठीक है ना, और अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ महीने में ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे मिस वर्ल्ड कंपटीशन हो गया, F1 रेसेज हो गए, IPL मैचेज हो गए, ऐसे जो प्रोग्राम्स या गेम्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कुछ महीनों के लिए होते हैं, तो उनकी इनकम उनको पहले ही पता चल जाता है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि फिर टैक्स भी आप क्या करो, उसी साल पे कर दो। फिफ्थ लिखो, हाइडिंग income and assets to avoid tax, that is called what, टैक्स इवेजन। अगर आपने कोई इनकम को छुपाया है और एसेट्स को छुपाया है, उसकी जानकारी आपने नहीं दी है, बात समझ गए, तो जिस दिन रेट पड़ेगा आपको नोटिस मिलेगा, रेट पड़ेगा, हालांकि रेट तो नोटिस देके नहीं पड़ता है, लेकिन आपको नोटिस दिया कि आपने जवाब नहीं दिया, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम पता चले आपके पास, तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि आज के आज ही उस पर टैक्स लगेगा आपको, इंक्लूडिंग पेनल्टी। आप ये नहीं कह सकते हो कि चलो आपको पता चल गया ना, ठीक है कोई बात नहीं, अगले साल टैक्स ले लेना, ऐसा नहीं होगा, उसी वक्त टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 5 सिचुएशंस है जहाँ एक्सेप्शनली आपको असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करना है, आपकी टैक्स की कैलकुलेशन उसी साल हो जाएगी, प्रीवियस ईयर में ही हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस क्लास के सेकेंड हाफ में आपने क्या पढ़ा, फर्स्ट 10-20 मिनट्स तो आपने ये पढ़ा था कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, ठीक है ना, और TDS क्या होता है, ये सभी पढ़ा था, सॉरी सेकेंड हाफ में पढ़ा, TDS पढ़ा, एडवांस टैक्स पढ़ा, असेसमेंट ईयर पढ़ा, प्रीवियस ईयर पढ़ा, और उसके एक्सेप्शंस पढ़ लिए। अब जाके मैं कह सकता हूँ कि आपका जो बेसिक्स है, जो इंट्रोडक्शन है, वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और भी है जो प्योरली थ्योरेटिकल है, उसको मैं लिख करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, उसको मैं बुक में ही दिखाता हूँ आपको, और यहीं से ये पढ़ के आना है, और वो है आपका, ये देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, साथ पढ़ाता हूँ आपको। जितनी बातें मेजर बातें थी सब मैंने आपको लिख के कराया है, और देखिए क्या वो बातें हैं। सबसे पहली बात है राउंड ऑफ।
टोटल इनकम, जैसे मान लो कोई टोटल इनकम है और वो फ्रैक्शन में आ गया तो उसको राउंड अप करना पड़ेगा। बात समझ गए? टैक्स निकालने से पहले टोटल इनकम निकालते हैं और टोटल इनकम फ्रैक्शन में आ गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। या फिर फ्रैक्शन में नहीं भी आया, उसके लास्ट में डिजिट क्या आ गया? 0 नहीं आया, बल्कि 1 2 3 4 5 से लेके 9 तक आ गया, लेकिन 0 नहीं आया, तो मुझे इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम को 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। 10 के मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल, पार्डन, टैक्स लायबिलिटी बात की बात है, पहले इनकम की बात करो। इनकम को 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करने का मतलब हुआ कि इनकम चाहे हमारी जो कुछ भी एक्चुअल हुआ हो, लेकिन मुझे लास्ट में दिखाना क्या है? 1 0। 10 का मल्टीपल मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए? 1 0। अगर 1 है लास्ट में, ठीक है ना, 2 है लास्ट में, 3 है, 4 है, तो आप क्या करो? उसको रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करके दिखाओ, ठीक है ना। 1 2 3 4 को भूल जाओ। अगर लास्ट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 तो भूल जाओ उसको। लेकिन लास्ट में इनकम अगर 5 है या 6 है या 7 है या 8 है या 9, तो उसको क्या कर दो? बढ़ा दो 1, 10 कर दो उसको। 5 या उससे ऊपर है तो 10 कर दो, और 5 से नीचे कर दो, छोड़ दो उसको, 10 माइनस कर दो, 10 कम कर दो। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। और सेम राउंड ऑफ किसका करना है आपको? टैक्स का राउंड ऑफ भी करना है। एक बार इनकम का राउंड ऑफ किया, फिर बाद में उस पर टैक्स निकाले, और टैक्स निकालने के बाद टैक्स का भी क्या करेंगे? हम राउंड ऑफ करेंगे। उसके बाद आती बात, हाँ, परमानेंट अकाउंट नंबर। आपने पैन कार्ड सुना होगा, आपने बनाया पैन कार्ड? नहीं बनाया? बनाया है आपके पास? तो पैन कार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एसएससी को पैन कार्ड इशू करती है। अब आप कहोगे सर एसएससी क्या होता है? जैसे असेसमेंट ईयर एक टर्म बताया था ना, प्रीवियस ईयर एक टर्म बताया था ना, सिमिलरली एसएससी भी एक टर्म होता है। वो एसएससी वो होता है जिसके ऊपर टैक्स बनता है, जिसकी इनकम टैक्सेबल, जिसकी इनकम जो टैक्सेबल लिमिट है, जहाँ तक सरकार ने क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट कर रखा है, जिस पर टैक्स नहीं लगता है, उससे ज़्यादा है, उसको क्या बोलते हैं? एसएससी बोलते हैं। मैं ध्यान रखना, मैं एसएससी बारे में फिर से बताऊंगा, क्योंकि एक टर्म था एसएससी जो छूट गया था, मैं समझाता हूँ आपको। पहले यहाँ समझ लीजिए कि कोई भी एसएससी होगा, उस एसएससी को पैन कार्ड क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा। और देखिए, आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, लेकिन आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। देखिए किस किस केस में, हु हैज़ टू अप्लाई फॉर पैन, ये सारे केसेस हैं 1 2 3 4 5। इन केसेस में आपको पैन के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूँ कि ये सब चीज़ एग्जाम में नहीं आता है, प्योरली थ्योरेटिकल है। एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। साफ साफ कह रहा है कि आपकी इनकम अगर टैक्सेबल है 2.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है ना, या कुछ केस में 3 लाख से ज़्यादा है, या कुछ केस में 5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको पैन कार्ड के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। या आपकी इनकम नहीं, अगर आपकी टोटल सेल्स 5 लाख से ज़्यादा हो रही है तो भी अप्लाई करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। इसको आप देख लेंगे एक बार। बात समझ गए? तो ये टॉपिक से बच गया था जिसको आपको देखना है। उसके अलावा रिमेनिंग सारी बातें मैंने आपसे कर ली है। थोड़ा सा वक्त दे के मैं आपको एसएससी समझाता हूँ क्या होता है। देखिए, आपको मैंने पर्सन्स तो बताया था ना, पर्सन्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसी पर्सन में से कुछ क्या होते हैं? उसी पर्सन्स में से कुछ एसएससी होते हैं। और कौन होता है एसएससी? या तो उसकी इनकम क्या होनी चाहिए? 2.5 लाख प्लस, या उसकी इनकम क्या होनी चाहिए? 3 लाख प्लस या 5 लाख प्लस। आपको याद होगा, एज के हिसाब से कहा था मैंने आपको, याद है ना। और फर्म के केस में तो कुछ भी इनकम हो, लिमिट तो था नहीं। कंपनी केस में कोई भी इनकम हो चलेगा। अगर आपके इनकम के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन हो सकता है तो आप क्या कहलाएंगे फिर? एसएससी। मान गए? अगर टैक्स की कैलकुलेशन नहीं भी बनती है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई रिफंड लेना है या कोई भी ऐसी ज़रूरत पड़ गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और आप क्या कहलाएंगे? एसएससी। तो ये मत समझना कि जो इनकम टैक्स को टैक्स देगा वही एसएससी है, जो टैक्स नहीं भी देगा, टैक्स रिफंड लेगा, वो भी एसएससी है। बात समझ गए? इनकम टैक्स ने कोई नोटिस भेज दिया आपको, उसका जवाब आपको देना है, तो भी आप एसएससी है। पूरी कंपनी एसएससी होगी, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सारे एसएससी पर्सन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पर्सन हो सकते हैं, आई एम सॉरी, सारे एसएससी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन सारे पर्सन एसएससी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। बात समझ गए? तो इसी नोट पे हम इंट्रोडक्शन क्लास को ख़त्म करते हैं।
और ये बताते हुए कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको क्या क्या सिखाया है, बहुत क्विक टाइम में 2 मिनट्स टाइम में समझाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको इनकम टैक्स के बारे में बताई थी, याद है? फिर मैंने आपको क्या निकालना सिखाया था? फिर मैंने पर्सन्स के बारे में बताया था। फिर मैंने टोटल GTI सिखाया था, याद है? फिर मैंने टैक्स रेट बताया था। फिर टैक्स कैलकुलेशन की थी। फिर मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ बताया। फिर मैंने TDS बताया। फिर मैंने एडवांस टैक्स बताया, याद है ना आपको? देख लो, एडवांस टैक्स बताया। फिर मैंने असेसमेंट ईयर बताया। फिर मैंने प्रीवियस ईयर बताया। फिर मैंने SSE बताया। फिर मैंने एक्सेप्शन बताया कुछ, और इसके अलावा और भी बहुत बातें की मैंने, आपसे छोटी मोटी बातें की होगी, ठीक है ना? तो ये पूरे इंट्रोडक्शंस को मैंने 3 क्लासेस में @ 40 एंड 45 मिनट्स और 50 मिनट्स मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।